जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे लॉकहीड मार्टिन को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉकहीड मार्टिन दुनिया की जानी पहचानी एक एरोस्पेस कंपनी है जो कि F-35 लाइटनिंग 2 और F-22 रैप्टर जैसे एयरक्राफ्ट्स का निर्माण कर चुकी है। और अब लॉकहीड मार्टिन ने ये इशारा किया है कि वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भी अपनी जो सहभागिता है उसको देने के लिए इच्छुक हैं। इस पर बात करते हुए रैंडी हॉवर्ड, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल परस्यूट एट लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो भारत के साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनके ट्रांसफ़र की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में अगर सब कुछ सही रहा तो ये कार्य जो है ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन पार्टनर के साथ मिलकर के लॉकहीड मार्टिन से भारत को बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज प्राप्त हो सकती हैं, जैसे कि ऑटो ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसको हम ऑटो जीकैस के नाम से जानते हैं। ये एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल है अपने पास रखता है। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर पायलट यहाँ पर जो या तो बेहोश हो जाते हैं या तो कोई और कारणवश जो उनका कंट्रोल है एयरक्राफ्ट से हट जाता है और एयरक्राफ्ट ग्राउंड के नज़दीक आता है, तो ये जो सिस्टम होता है ये एयरक्राफ्ट का कंट्रोल अपने पास रखता है और एक सेफ एल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट को लेकर के चला जाता है। इससे जो सेफ्टी है उसको काफ़ी ज़्यादा ये इन्हेंस कर देते हैं। वहीं लॉकहीड मार्टिन ने ये भी कहा है कि अगर जो भारत के साथ कोलैबोरेशन आगे हुआ तो F-21 की सहायता से जो इंडिजिनस कॉकपिट है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, उसमें भी लॉकहीड मार्टिन अपने टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकती है। और इस अप्रोच के साथ भारत को जो एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके लिए एक आदर्श जो कॉकपिट डिज़ाइन है ये प्राप्त हो सकती है। हालांकि अचानक से लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ऐसी बातें क्यों सामने आई हैं, इस पे अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है। माना जा रहा है कि ये सारे जो ऑफर हैं ये F-21 से जोड़कर देखे जाएंगे, क्योंकि MRFA में हम सब जानते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है प्रोग्राम, तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इनके ऑफर्स भी लगातार घर आते जा रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने फ्लाइंग टेस्ट बेड को प्राप्त करने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। हम सब जानते हैं कि इस समय भारत में जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और बीते कुछ महीनों में हमने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से नए फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट को एक्वायर किए जाने की खबरों को सुना है, जहां पर इसकी शुरुआत 2000 के दशक में हुई थी, जब पहली बार भारतीय वायुसेना की जो IL-76 एयरक्राफ्ट है इनकी मांग GTRA के द्वारा की गई थी, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद एक MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को चूज करने की बात की गई थी, क्योंकि वो ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, तो ऐसे में उनको फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की ये मांग भी आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद सुखोई 30 MKI जेट्स की मांग की जाती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े जेट्स हैं और कहा जाता है कि इनकी जो इंजन बे है ये कावेरी इंजन जैसे प्रोग्राम के लिए सूटेबल नहीं है, इसमें हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, तो ये प्रोग्राम भी आगे नहीं बढ़ा। और अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एयर इंडिया ने अपने जो अंतिम 4 बोइंग 747-400 जेट्स हैं इनको भी बेच दिया है और ये जो डील फाइनलाइज हुई है ये US कंपनी एयरसेल के साथ हुई है। यानी कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने मिस कर दी है, क्योंकि हम सब जानते हैं बोइंग 747 को क्वीन ऑफ द स्काइज का के नाम से जाना जाता है और ये अपने लग्जरी और स्पेशियस इंटीरियर्स के लिए जाने जाते हैं। और कुल मिलाकर के ये 4 इंजन के साथ आते हैं, जिसका मतलब ये है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इनका इस्तेमाल एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड कर सकती थी, क्योंकि ये 4 इंजन के जेट हैं और इन्हीं जैसे जेट्स को प्रेफर्ड किया जाता है इंजन टेस्टिंग के लिए, इंजन डेवलपमेंट के लिए। और अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है क्योंकि एयर इंडिया ने इनको बेच दिया है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से छूट गई है, क्योंकि अगर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को ये एयरक्राफ्ट मिलता तो इसका इस्तेमाल कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम और AMCA के लिए 130 किलोटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है उसको विकसित करने के लिए किया जा सकता था, लेकिन यह अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं अब मिस हुई है। हालांकि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो अभी भी वो भारतीय वायुसेना के साथ बातचीत कर रहे हैं। और अगर हम पिछले महीने की बात करें तो एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने भारतीय वायुसेना के साथ एक ऑपरेशनल IL-76 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की बात कही है, जिनको गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा इंजन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि GTRA का कहना है कि रशिया में भी IL-76 की सहायता से कावेरी इंजन टेस्ट किए जा रहे हैं
और अगर भारत में एक फ्लाइंग टेस्ट बेड आ जाता है तो जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट है इंजन के, ये ना सिर्फ कम से कम समय पे किए जा सकेंगे, बल्कि इनको रूस भेज करके हम जो पैसे की बर्बादी करते हैं और हमारा जो समय बर्बाद होता है वो भी बच जाएगा और कम से कम समय में अच्छे से अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिल सकते हैं। तो आने वाले भविष्य में ये हमें पता चलेगा कि GTRA का प्लान कहाँ आगे बढ़ेगा और कौन सा एयरक्राफ्ट उनके द्वारा एक्वायर किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के आ रही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल्स में गिनी जाती है और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और हम सब जानते हैं कि भारत और फिलीपींस के बीच में वर्ष 2022 में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जो कि $375 मिलियन का था, जहां पर भारत को फिलीपींस को जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की 3 बैटरीज है ये सप्लाई करनी है। और अब यहां पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर आज रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक सिविलियन IL-76 एयरक्राफ्ट की सहायता से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो पहला बैच है ये फिलीपींस में पहुंच चुका है और फिलीपींस मरीन कॉर्प्स के द्वारा इस मिसाइल को रिसीव भी कर लिया गया है। ये एक मेजर माइलस्टोन है जो भारत और फिलीपींस की बढ़ती डिफेंस पार्टनरशिप का एक प्रमाण है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में एडिशनल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद की जो बातचीत है भारत और फिलीपींस के बीच में हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल अपने सुपरसोनिक स्पीड और हाईएस्ट प्रेसिजन के लिए जानी जाती है और इसके आने के बाद फिलीपींस की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज है वो काफ़ी इन्हेंस होंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत के तरफ फिलीपींस भी चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति से परेशान है और साउथ चाइना सी में जो लगातार विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के आने के बाद फिलीपींस मरीन कॉर्प की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज है वो काफ़ी इन्हेंस होंगी। और रही बात ब्रह्मोस की इफेक्टिवनेस की, तो आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है उनको खुद ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल P-800 ऑनिक्स को इंटरसेप्ट कर पाना उनके एयर डिफेंस सिस्टम की बस की बात नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एक भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। अब क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि P-800 ऑनिक्स का एडवांस वेरिएंट है, तो ऐसे में आप इसकी लिथैलिटी का अंदाजा अब खुद ही लगा सकते हैं कि ये क्यों जो हमारे पोटेंशियल बायर्स हैं उनके द्वारा पसंद की जा रही है। हमारी अगली और अंतिम अपडेट रूस से आ रही है। दोस्तों, रूस से आज एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो कि Tu-22M3 बैकफायर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को लेकर के है। आज सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल होती है या जो कह ले वीडियो वायरल होता है जो कि Tu-22 बॉम्बर का है, जहां पर वो क्रैश होता नजर आता है। इस क्रैश के पीछे की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि एक ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के दौरान ये टेक्निकल मेलफंक्शन का शिकार हुआ है, जिसके चलते ये एक्सीडेंट हुआ है। दरअसल ये एक मिसाइल अटैक पे था यूक्रेन के अगेंस्ट, जिस दौरान टेक्निकल मेलफंक्शन होता है, जिसके बाद ये जो बॉम्बर है ये क्रैश हो जाता है। गनीमत ये रहती है कि इसमें जो सवार पायलट है वो सेफली इजेक्ट कर लिए जाते हैं या कर लेते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि इस मामले की जांच पड़ताल के आदेश दे दिए गए हैं कि वो टेक्निकल मेलफंक्शन क्या है जिसकी वजह से जो ये लॉन्ग रेंज का सुपरसोनिक बॉम्बर है ये क्रैश हुआ है, क्योंकि अपने इंडक्शन के बाद से लेकर आज तक ये सबसे घातक बॉम्बर्स में गिने जाते रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।